जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ग्रांड गुरुजी क्लासेस में। दोस्तों, मौका है 2024 में शिक्षक बनने का, तो इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दो। मेहनत तब तक करो कि जब तक सफलता कदम ना चूमे। मेहनत तब तक करो कि सफलता जब तक कदम ना चूमे। तो दोस्तों, 2024 में आपको शिक्षक बनाने के लिए ही इस चैनल पर वीडियो बनाई जा रही है। आज का यह वीडियो बीपीएससी और स्टेट तैयारी करने वाले उन भाई बहनों एवं दोस्तों के लिए बनाई गई है जो कि बीपीएससी का टीचर बनना चाहते हैं। इसमें हिंदी साहित्य के हर चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? इनमें से अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी सूरदास। सही उत्तर होगा बी सूरदास। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी वल्लभाचार्य। सही उत्तर होगा डी वल्लभाचार्य। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है कि रामानंद किसके गुरु थे? रामानंद किसके गुरु थे? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा कबीरदास। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। अगला प्रश्न है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या क्या है? महाभोज रचना की प्रधान समस्या क्या है? प्रधान समस्या यानी कि मुख्य समस्या क्या है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सी राजनीतिक समस्या। सही उत्तर होगा सी राजनीतिक समस्या। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि महाभोज किसकी रचना है? महाभोज किसकी रचना है? तो दोस्तों, महाभोज मन्नू भंडारी की रचना है। किसकी है? मन्नू भंडारी की है। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि महाभोज किस विधा की रचना है? महाभोज किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास है। क्या है? यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ए बिहारी। जी हाँ दोस्तों, बिहारी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है और इनकी एक मात्र कृति है जिसका नाम है बिहारी सतसई। क्या नाम है? बिहारी सतसई, जो दोहे और छंद में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? दोहे और छंद में। अगला प्रश्न है, कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी महाकाव्य। सही उत्तर होगा सी महाकाव्य। दोस्तों, महाकाव्य को और किस नाम से जाना जाता है? महाकाव्य को और किस नाम से जाना जाता है? इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है। तो महाकाव्य को प्रबंध काव्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रबंध काव्य के नाम से जाना जाता है। मुक्तक काव्य किसको कहते हैं? तो मुक्तक काव्य छोटे काव्य को कहते हैं। जो छोटे काव्य होते हैं उनको हम लोग मुक्तक काव्य कहते हैं। और चंपू काव्य किसे कहते हैं? जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है उसे ही हम चंपू काव्य कहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे और सारे एक्स्ट्रा प्रश्नों को आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? दोस्तों, अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बी भक्ति काल। सही उत्तर क्या होगा? बी भक्ति काल। और दोस्तों, यहाँ पर और सारे प्रश्न बनेंगे कि श्रृंगार काल और अलंकृत काल किस काल को कहा जाता है? श्रृंगार काल और अलंकृत काल किस काल को कहा जाता है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा रीति काल। अगला प्रश्न बनेगा कि वीर गाथा काल किस काल को कहा जाता है? वीर गाथा काल किस काल को कहा जाता है? तो आदि काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न बनेगा कि गद्य काल किस काल को कहा जाता है? गद्य काल किस काल को कहा जाता है? तो आधुनिक काल को कहा जाता है। आधुनिक काल को क्या कहा जाता है? गद्य काल। वीरगाथा काल आदि काल को कहा जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। रीति काल को अलंकृत और श्रृंगारिक काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? यानी कि जैनेन्द्र का लिखा हुआ इनमें से कौन एक उपन्यास है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी परख। बी परख। इसके अलावा इन्होंने सुनीता भी लिखा है।
दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि पुनर्नवा किसका उपन्यास है। पुनर्नवा किसका उपन्यास है? तो दोस्तों यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, इसको ये भी याद रखेंगे। यह किस प्रकार का उपन्यास है? एक ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला प्रश्न बनेगा कि सेवा सदन किसका उपन्यास है? तो सेवा सदन प्रेमचंद का उपन्यास है, इसको भी याद रखेंगे। सेवा सदन प्रेमचंद का उपन्यास है। और सेवा सदन का मुख्य पात्र कौन है? सुमन, यह भी याद रखेंगे। सेवा सदन का मुख्य पात्र कौन है? सुमन। अगला प्रश्न है दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, वीर रस। सही उत्तर होगा सी, वीर रस। दोस्तों दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से भी आ सकता है कि द्वितीय राष्ट्र कवि किस कवि को कहा जाता है? तो दिनकर को कहा जाता है, जिनका पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। अब प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। यह भी याद रखेंगे कि प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। द्वितीय राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को। दिनकर का पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका बंटी रचना के प्रधान समस्या क्या है? आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या क्या है, यानी कि मुख्य समस्या क्या है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तलाक से जुड़ी बाल समस्या। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि आपका बंटी किसका उपन्यास है? आपका बंटी किसका उपन्यास है? तो मनु भंडारी का है। किसका है? मनु भंडारी का है। एक और प्रश्न बन सकता है कि आपका बंटी किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? यह एक उपन्यास है, याद रखेंगे। क्या है? यह एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है अनाम दास का पोथा के रचयिता कौन है? अनाम दास का पोथा के रचयिता कौन है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर होगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना है? अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना है? तो दोस्तों यह एक उपन्यास है। क्या है? यह एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है आत्मनिर्भरता के रचनाकार है। आत्मनिर्भरता के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर होगा बी, बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि आत्मनिर्भरता किस विधा की रचना है, यानी कि आत्मनिर्भरता किस प्रकार की रचना है? तो दोस्तों यह एक निबंध है, याद रखना। आत्मनिर्भरता क्या है? यह एक निबंध है। दोस्तों अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी के रचयिता है। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर होगा सी, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि ध्रुव स्वामिनी क्या है? तो ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ध्रुव स्वामिनी क्या है? एक नाटक है। दोस्तों राग दरबारी के रचयिता है। दोस्तों राग दरबारी के रचयिता है। आपका सही उत्तर होगा बी, श्रीलाल शुक्ल। सही उत्तर होगा बी, श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, राजा जय सिंह। सही उत्तर होगा जय सिंह। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, मंगलसूत्र। सही उत्तर होगा सी, मंगलसूत्र। दोस्तों इस उपन्यास को उनके मरने के उपरांत उनके पुत्र अमृत राय ने इसको पूरा किया है। तो यहाँ पर से भी प्रश्न आ सकता है कि इस उपन्यास को यानी कि मंगलसूत्र को किसने पूरा किया है? तो अमृत राय ने, याद रखेंगे। अमृत राय ने, इनके पुत्र अमृत राय ने। दोस्तों अगला प्रश्न है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि है, यानी कि निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, कबीरदास। सही उत्तर होगा सी, कबीरदास। दोस्तों भक्ति धारा को दो भागों में बांटा गया, ये याद रखेंगे। भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। कौन? एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। अब प्रश्न बनेगा कि सूरदास किस काव्य धारा के कवि है? तो सूरदास सगुण भक्ति धारा का कवि है, याद रखेंगे। सगुण भक्ति धारा कवि है। और तुलसीदास किस
किस काव्य धारा के कवि है? तो ये सगुन भक्ति धारा के कवि है। कबीर दास निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। और केशव दास किस काल के कवि है? क्योंकि ये भक्ति धारा के कवि नहीं है, ये रीति काल के कवि है। याद रखेंगे, केशव दास रीति काल के कवि है और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। और इनकी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है रसिक प्रिया, कवि प्रिया। कौन? रसिक प्रिया और कवि प्रिया बहुत ही श्रेष्ठ कृति है। और कबीर दास की कृति क्या है? शबद रामायणी, शबद रामायणी, बीजक, बीजक जो बीजक से प्रकाशित हुई है। तुलसीदास का रामचरितमानस, तुलसीदास का रामचरितमानस। दोस्तों अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, इंसा अल्लाह खां। सही उत्तर होगा डी, इंसा अल्लाह खां। दोस्तों अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार है? शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, बाल मुकुंद गुप्त। सही उत्तर होगा डी, बाल मुकुंद गुप्त। दोस्तों अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचयिता है? रसिक प्रिया के रचयिता है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, केशव दास। सही उत्तर होगा डी, केशव दास। अगला प्रश्न है, आत्मजयी के रचयिता है? आत्मजयी के रचयिता है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, कुंवर नारायण। सही उत्तर होगा सी, कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता है? चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता है? आपका सही उत्तर होगा सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों सही उत्तर होगा सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों अगला प्रश्न है, कलम की सिपाही क्या है? कलम की सिपाही क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, जीवनी। सही उत्तर होगा डी, जीवनी। दोस्तों एक यहाँ से और प्रश्न बनेगा कि कलम की सिपाही किसकी कृति है? कलम की सिपाही किसकी कृति है? तो ये अमृत राय की है। याद रखना किसकी है? अमृत राय की। और प्रश्न एक और बनेगा कि अमृत राय कौन है? तो अमृत राय प्रेमचंद का लड़का है। कौन है? प्रेमचंद का लड़का है। दोस्तों अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार है? मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर होगा डी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक कौन है? दोस्तों अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, लल्लू लाल। क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? लल्लू लाल। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद। सही उत्तर होगा प्रेमचंद। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न आ सकता है कि प्रेमचंद को कथा सम्राट क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों प्रेमचंद को कथा सम्राट इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अधिक से अधिक कहानी लिखे हुए, लगभग 300 से ऊपर कहानी लिखे हुए हैं, इसलिए इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल कथन किसका है? निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, यह कथन किसका है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसे हम भारतेंदु स्वामी के नाम से भी जानते हैं।